बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? चलें जी, अब हम बात करने जा रहे हैं 6.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की। अब बेसिकली हम ये समझने जा रहे हैं कि एंजाइम है क्या, वो क्या करता है, किस तरह का होता है, ठीक है, और वो अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। अब समझेंगे एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट made up of mostly protein and therefore three-dimensional fold chain of amino acids with a specific shape। अभी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। अब अगर जो लोग केमिस्ट्री को समझते हैं वो समझते हैं, उनको पता है कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शंस को तेज करने वाला या फिर उन्हें स्लो करने वाला कोई ना कोई एलिमेंट होता है, ठीक है। वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में डाला जाता है जिससे या तो रिएक्शन तेज हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर हमने बात की कि ये बना हुआ किससे है, तो बना हुआ किससे है, ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है मोस्टली। देखो वर्ड यूज किया गया मोस्टली, मतलब ज्यादातर, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अगर प्रोटीन से मिलकर बना तो जाहिर सी बात है प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है, अमाइनो एसिड से। और आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि प्रोटीन और अमाइनो एसिड जब बनता है, अमाइनो एसिड से जब प्रोटीन बनता है तो उससे कुछ फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी कुछ डायमेंशन सेट होती है, जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं कि ये प्रोटीन है। तो कौन सा वाला प्रोटीन है, ठीक है ना, वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब उन्होंने बोला है कि दिस शेप इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड्स। अब देखो याद रखिएगा, कभी भी कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है उसके बीच में बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स हैं उसमें कुछ एडिशनल बॉन्ड्स भी शामिल हैं, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब होता है कि जो अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, जिसकी एक चेन बनती है जिसके जरिए हम प्रोटीन बना पाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि नहीं भाई, उस पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एक और बॉन्ड है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एंजाइम स्पीड अप रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग रिएक्टेंट टुगेदर एंड डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन। अब वही बता रहा है कि भाई मसला ये है कि एंजाइम का असल काम ये है कि होता ये है कि कोई भी काम करें, जैसे खाना पकाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, हमारे पास ओवन नहीं है केक बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको एक ऐसी चीज़ पे रखेंगे कि जो ओवन जैसा तो उसको हीट अप नहीं दे पाएगा, बट स्टार्टिंग के अंदर क्या करेगा, वो उसको उस तरह के रिएक्शन के अंदर सरंजाम देने के लिए उसको ऐसी एनर्जी देगा कि वो काम पूरा हो जाएगा। बजाय उसको एक हाई लेवल की एनर्जी की ज़रूरत हो, उसको उस लेवल की एनर्जी को नीचे लेकर आ जाएगा। इसके ज़रिए जो काम है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। बना के इसके कि उसको बहुत हाई लेवल एनर्जी दी जाए फिर वो काम शुरू हो। उसने बोला कि भाई ठीक है, हम एक और बात कर लेते हैं। उसने बोला कि भाई हम ये कह रहे थे कि व्हेन एन एंजाइम स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, जब कोई एंजाइम केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है, कैटलाइज द रिएक्शन हैंस डज नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ, व्हिच मींस even a single or a little amount of enzyme can start a reaction and catalyze fastly। उसने बोला कि भाई एंजाइम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। अब बेसिक इस लाइंस को समझें, अगर समराइज करूँ मैं तो ये है कि एंजाइम बेसिकली वो एबिलिटी रखता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिटल से लिटल, थोड़े से थोड़े एनर्जी लेवल पे भी स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। अब हमारी बॉडी में इतनी हाई लेवल की एनर्जी तो होती नहीं है, तो एंजाइम क्या करते हैं, उस किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है उसको बहुत ही कम एनर्जी लेवल पे स्टार्ट कर देते हैं। अब जिसने बात की कि देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। अब वो बता रहे हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो उन लोगों की तरह होते हैं जो आपके घर में शादी का टेंट लगाने आते हैं, टेंट लगाया और चले गए, वो शादी में शामिल नहीं होते। सेम इसी तरीके से जो एंजाइम है वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट तो लेता है, बट वो उसके अंदर ख़त्म नहीं होता, उसके अंदर शामिल नहीं होता, ठीक है ना। अगर अब इसको ऐसे समझें कि वो अपना काम तो कर रहा है बट वो केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। अब जो रिएक्टेंट है एंजाइम के वो क्या कहलाते हैं, सबस्ट्रेट कहलाते हैं। मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में ही कहा था कि सबस्ट्रेट क्या होता है, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों को। सबस्ट्रेट का मतलब जो लोग भी माने हैं, डिक्शनरी की मीनिंग है वो ये है जरखेज के। बट अगर हम देखें कि अगर एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर रहा है, एंजाइम अगर कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट ही उसका सबस्ट्रेट है, ठीक है जी। आपने शुरुआत में एक तस्वीर देखी है और उस तस्वीर में देखा कि मैं बताया है कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो वो बात प्रोडक्ट कौन सी है, वो प्रोडक्ट कौन सी है, वो वही चीज़ है जिस पे एंजाइम
एक्ट करने के लिए आया, वो उसका सबसेट कहलाएगा। अच्छा जी, उसके बाद दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, वो स्पेसिफिक होते हैं। मिसाल तौर पे अगर मेरे भाई मुझे मुझे दाल लेने जानी है, आटा लेने जाना है, चावल लेने जाना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? राशन की दुकान पे जाऊँगा। मैं किसी बाइक के मैकेनिक के पास नहीं जाऊँगा, ठीक है ना? तो वो ये कह रहा है कि भाई जिस एंजाइम है वो अपने ही जिस जहाँ के हैं वो वहीं जाते हैं, वहीं और नहीं जाते, ठीक है? अ सिंगल एंजाइम कैटलाइज ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन, यानी कि उसने समझाया आपको कि भाई वो जो एंजाइम है वो अपना ही एक खास किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन होगा, उसी को जो है ना कैटलाइज करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उससे रिलेटेड करता हो कोई, उससे रिलेट करता हो कोई उसी केमिकल रिएक्शन से, तो उसको वो कैटलाइज कर सकते हैं, ठीक है? अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम वर सबस्ट्रेट अटैच्ड विद एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट। अब होता है कि जैसे आपके पास लॉक एंड की है, ये मैं बुक से ही समझ लें, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके पास एक ताला है, उस ताले के अंदर पूरे ताले में एक खास जगह होती है जहाँ पे चाबी जाती है, ठीक है? उसी जगह पे जाके चाबी लगती है और ताले को खोल देती है। समझ लें कि ताले के अंदर वो जगह वो क्या कहलाएगी? एक्टिव साइट। इसी तरह से एंजाइम के अंदर भी एक खास जगह है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है और फिर वो अपना काम शुरू करता है। इसके बारे में बताया कि दे हैव सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबसेट कॉन्सेंट्रेशन। वो बता रहा है कि भाई पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एसिडिक लेवल अगर ज़्यादा हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं तो क्या होगा कि एंजाइम अपना काम नहीं करेगा। इसको ऑप्टिमम पीएच चाहिए, टेम्परेचर भी इसको ऑप्टिमम चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो डीनेचर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएगा तब भी काम नहीं कर पाएंगे। और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबसे यानी कि सबसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंजाइम कम होंगे तब भी उनके रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क पड़ेगा। Some enzyme required cofactors of the function. A cofactor is a non-proteinaceous substance. Cofactor क्या होता है? एक नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है, ठीक है? विच मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा और इनऑर्गेनिक होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बाइक है, मैंने उसके अंदर बाइक बनी किससे? लोहे से। मिसाल दे रहा हूँ, मैंने उसमें कोई प्लास्टिक की चीज़ ला के अटैच कर दी, प्लास्टिक की चीज़ अटैच कर दी। या कभी मैंने क्या किया कि जो, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं कि मिसाल तौर पे मेरे पास बाइक है लोहे की, मैंने चेन कवर जो है वो प्लास्टिक का लगा दिया, ये क्या कहलाया? इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक मतलब मैं लोहे का ही पाया जो है ना चेन कवर ला के उसमें लगा दिया, ठीक है? वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। और वैसे अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक क्या चीज़ होती है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के डायरेक्ट बॉन्ड हो, उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं। और इनऑर्गेनिक क्या होता है? जिसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के डायरेक्ट बॉन्ड्स ना हो, उन्हें हम इनऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है? या कार्बन मौजूद ही ना हो, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, और में फी लिखा है, सी लिखा है, पोटाशियम, सोडियम, सब लिखे हुए हैं, ठीक है? द ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर NADP, निकोटिनामाइड, एडनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। NAD, nicotinamide, adenine, dinucleotide. NFAD, adenine, flavin, adenine, dinucleotide are used in enzyme as cofactors. जब हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे ना बायोएनालिटिक्स, उसमें आपको पता चलेगा कि NADP अगर टूटता है तो 3 ATP निकलते हैं, और FAD टूटता है तो 2 ATP निकलते हैं। वो क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, फिर वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर बताऊंगा तो, ठीक है? कोफैक्टर आर categorized into प्रोस्थेटिक ग्रुप इफ ऑर्गेनिक फैक्टर्स आर टाइटली बॉन्ड टू एन एंजाइम। मेरे भाई ये बात याद रखिएगा कि अगर ऑर्गेनिक होगा, मैंने कहा अगर, मिसाल दी थी आपको बाइक की, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपको। अगर प्रोटीन किससे बना हुआ है? प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है? अपना एंजाइम प्रोटीन से, और प्रोटीन को क्या मानते हैं हम? ऑर्गेनिक का बॉन्ड मानते हैं। तो अगर उसके साथ ऑर्गेनिक ही को फैक्टर लगा हुआ होगा, मतलब तो उसे क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंड कोएंजाइम, अगर कोएंजाइम की बात करें तो कोएंजाइम क्या होगा? इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर लूजली अटैच विद एन एंजाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोएंजाइम कहेंगे। यानी कि आपके पास उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कोई फैक्टर है तो टाइटली बॉन्ड है इसके साथ, एंजाइम के साथ, तो क्या कहलाएगा? कोफैक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर लूजली बॉन्ड है, अगर लूजली बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा? कोएंजाइम कहलाएगा।
ये ऑर्गेनिक की ही बात हो रही है अभी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया कि मैनी मैनी एंजाइम वर्क्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर। अब एंजाइम जो है ना सीक्वेंशियल मैनर से काम करते हैं टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। आ पाथवे इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। अब याद रखना, पहले ए बनेगा तो बी बनेगा, ठीक है, बी से फिर सी बनेगा और सी से फिर डी बनेगा। लेकिन अगर आप बीच में से सी को हटा दें तो डी कभी बनेगा ही नहीं, सही है ना। तो वो ये समझा रहा है कि एंजाइम सीक्वेंस से काम करते हैं, कभी भी ऐसे नहीं है जम मार के इधर से उधर चले गए उधर से उधर चले गए। यानी कि ए से बी बनेगा, बी से सी और सी से डी। लेकिन अगर आप सी को बीच में से हटा देंगे ना मेरे भाई, तो डी बनेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है ना। जितनी आप नोटिस किया होगा आपने, अगर पढ़ा है फार्माकोलॉजी पढ़ी है, तो उसके अंदर भी बहुत सी जो मेडिसिन हैं वो इसी मोड ऑफ एक्शन पे, इसी मैकेनिज्म पे काम करती हैं। अच्छा, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी इनहांस बाय एक्टिवेटर एंड कैन बी डिक्रीज बाय इनहिबिटर। अब यहाँ आपको थोड़ी सी मिसाल ले लेते हैं। एक्टिवेटर क्या होते हैं? मिसाल तौर पे कोई बंदा है, वो आपको बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट कर रहा है कि भाई आप ये काम नहीं आपको करना है, आप थक गए, नहीं भाई नहीं करना है, करके दिखाना है, तो वो क्या है? एक्टिवेटर है। और एक बंदा है जो आपको वो कह रहा है, अब भाई तू तो कर ही नहीं सकता, तू कोई है ही नहीं इस काबिल, ठीक है ना, तू है ही नहीं इस काबिल, शक्ल देखी तूने अपनी, ठीक है ना, तो वो क्या है? इनहिबिटर है। मैंने आपको एक सिंपल मिसाल दी है, लेकिन अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना एलिमेंट्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या है हमारे पास एक्टिवेटर हैं, क्या करते हैं? एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट माना उसकी जो एक्टिविटी है उसे ब्लॉक कर देते हैं। Enzyme inhibitor. An enzyme inhibitor is a molecule that bind to an enzyme and decrease its activity. Since blocking an enzyme activity can kill a pathogen. अब यहाँ पे उन्होंने एक मिसाल दी कि भाई अगर एंजाइम एक्टिविटी क्या करते हैं? बाइंड कर लेते हैं। हाँ, बाइंड करते हैं उसकी एक्टिव साइट के ऊपर, ठीक है, जो मैंने बताया था ना, जहाँ पे अब देखते हुए चाबी नहीं लगेगी तो एंजाइम क्या काम ही नहीं करेगा। तो एंजाइम अगर काम ही नहीं करेगा तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी या खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। और क्या कहते हैं? सिंस अगर आप एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे, तो जो पैथोजन है जो आपकी बॉडी के अंदर असर अंदाज कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, पैथोजन क्या होता है? ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो आपकी बॉडी में बीमारी क्रिएट करता है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। उसको वो जो बेसिक चीज़ उसको देनी चाहिए आपको, वो नहीं मिल पा रही होगी, ठीक है। चलें, अब हमने ये टॉपिक जो है ख़त्म कर लिया, हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं।